हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँगा न्यूमेरिकल्स की। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम उन सारे न्यूमेरिकल्स को करने की कोशिश करेंगे जिनसे भाई प्रॉब्लम आती है, एग्ज़ाम में आ चुके हैं। वे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पेपर में आते हैं और आगे भी आने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे बच्चों। चलो मैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए ये पूरी वीडियो आज डेडिकेट करने वाला हूँ ओनली न्यूमेरिकल्स को। करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स का खौफ आज थोड़ा सा कम करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलो भाई देखो, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, 2023 का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ कि ये सवाल किस चीज़ को लेके है। पहले तो ये समझ लो, जब भी बच्चों आपको ग्राफ का क्वेश्चन मिले, ध्यान रखो मेरी बात को, क्या बता रहा हूँ, ग्राफ का क्वेश्चन मिले तो कैसे करना होता है, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो। एक तरीका बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ, आपको हमेशा बस वही मेथड यूज़ करना है। तो ग्राफ का क्वेश्चन है बच्चों, और ग्राफ के क्वेश्चन से करने से पहले इस क्वेश्चन की कुछ फाउंडेशन रख देता हूँ। फाउंडेशन क्या रख देता हूँ बच्चों, हमें सबको पता होना चाहिए कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। पिछली वीडियो ज़रूर देख ले भाई, तभी अच्छा सा तुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी मैं कोशिश ये करूँगा कि इसी वीडियो में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, है ना। मेरी बात को बस ध्यान से सुनते जाना है। V इक्वल्स टू IR, एक तो ये बात याद रखनी है बच्चों। दूसरा क्या याद रखना है आपको, दूसरा ये याद रखना है बच्चों आपको कि भाई सीरीज में रजिस्टेंस बढ़ के आता है। इट मीन्स जैसे दो बल्ब हैं, समझना बच्चों, ये 2 का है और ये भी 2 का है, तो आंसर आएगा 4। समझना थोड़ी सी बात, अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्वेश्चन की कुछ फाउंडेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। और अगर वो ही दो रजिस्टेंस में पैरेलल में लगा दूँ तो फॉर्मूला ऐसे बन के आएगा, 1/r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। और बच्चों आप इसको जब सोल्व कर लेंगे तो r इक्वल्स टू 1 आएगा। तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि 2 ओम के, अगर मैंने 2 रेजिस्टेंस लिए तो उनका रेजिस्टेंस 4 आया अगर सीरीज में लगाया। और बच्चों उन्हीं का ही रेजिस्टेंस आपको क्या देखने को मिला, 1 देखने को मिला अगर वे दोनों आपने पैरेलल में लगाए, है ना। पैरेलल में ऐसे लगाते हैं ना, देखो ऐसे करके, एक बल्ब ये लग गया और एक बल्ब ये लग गया, ये पैरेलल है। तो इसमें बच्चों 2 और 2 ओम के थे, आंसर क्या आया इनका, 1 ओम आया। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सीरीज में रेजिस्टेंस 2 और 2 का मिला के 4 आ रहा है। तो ये दो बातें आपको समझनी है। अब मैं आपको सवाल पे लेके चलता हूँ। तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि ग्राफ के क्वेश्चन हो तो कैसे करने हैं, तो आपको लगाना है स्लोप का फॉर्मूला। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, ये होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। इस बात को समझ लो, याद कर लो, आगे तक काम आएगी। जब भी आपको ग्राफ का क्वेश्चन मिले तो ये फॉर्मूला लगाना है ना। और इसको कभी कभी ना ऐसे बोल देते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। अभी इस लेवल पर इतनी ही बात याद रखनी है। अब यहाँ अपने ग्राफ में बच्चों वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, वी। तो जो स्लोप बनेगा बच्चों, स्लोप का जो फॉर्मूला बनेगा, वाई एक्सिस पे क्या है आई और एक्स एक्सिस पे क्या है वी। चलो इतनी बात समझ में आई। अब हमारे पास ओम्स लॉ क्या है, v इक्वल्स टू आई आर। हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे स्लोप हमें क्या चाहिए, आई अपॉन वी चाहिए। तो इस फॉर्मूले में आई अपॉन वी की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे भाई, आई अपॉन वी, इसे v को यहाँ पहुँचाओ और r को इधर पहुँचाओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई अपॉन वी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन आर के आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बात है बच्चों। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आई अपॉन वी किसके इक्वल आ गया, 1 अपॉन आर के इक्वल आ गया। अरे समझ में आया या नहीं आया, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो अब एक बात बताओ, स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के आ चुका है, यहाँ से आ चुका है बच्चों, स्लोप बराबर 1 अपॉन आर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है ना, इनवर्सली आया है। तो भाई जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है, अब स्लोप को पहचाने कैसे, तो डायग्राम से पहचाने, फ्रॉम
फिगर पहचाने बच्चों, फिगर से पहचान लो। अरे कैसे पहचान लो भाई, फिगर से ऐसे पहचान लो, जिस लाइन का जो ढाल है ये कम है तो इसका स्लोप कम कहलाएगा। इस लाइन का ढाल कैसा है, ज़्यादा है, तो इसका स्लोप कैसा कहलाएगा, अरे ज़्यादा कहलाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो स्लोप जो है ढाल होता है, इंक्लिनेशन होता है बच्चों। तो अगर आप दोनों डायग्राम को देख रहे हो तो बी में और ए में कौन सी लाइन का स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप ज़्यादा है। तो अब आप डायग्राम से क्या देख रहे हैं कि बी का स्लोप ज़्यादा है, और जिसका जिसका स्लोप ज़्यादा है बच्चों उसका रेजिस्टेंस इन्वर्सली है, तो यानी कि कम हो जाएगा। यानी कि फ्रॉम फिगर किसका स्लोप जो है, स्लोप किसका, कौन सी लाइन का, बी का, इज ग्रेटर, तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा बच्चों, रेजिस्टेंस इज स्मॉलर। बी वाली लाइन किसको दिखा रही होगी, स्मॉलर रेजिस्टेंस को दिखा रही होगी बच्चों। सेम टाइम पर इसका स्लोप कैसा है, कम है, स्लोप कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। लाइन ए जो है वो कैसे रेजिस्टेंस को दिखा रही है बच्चों, हाई रेजिस्टेंस को दिखा रही है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई बच्चों, अब ये बताओ मुझे, मैंने एक बात सबसे स्टार्टिंग में तुम्हारे से कर ली थी कि भाई हाई रेजिस्टेंस कब बन के आता है, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में रेजिस्टेंस हाई होके आता है या पैरेलल में आता है? जैसे यहाँ पे 2 और 2 के दिखाए थे मैंने, 4 आया था, और जब इन्हीं को आपने 2 और 2 को पैरेलल में लगाया तो 1 आया था। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा कब आता है, सीरीज में आता है। तो इसका मतलब डायग्राम से देखो, ए लाइन का रेजिस्टेंस हमें कैसा पता लग गया है, अब हाई पता लग गया है। इट मीन्स लाइन ए किसको दिखा रही होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन को या पैरेलल कॉम्बिनेशन को? लाइन ए सीरीज कॉम्बिनेशन को दिखा रही होगी, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस कब बनता है, जब कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज। और लो रेजिस्टेंस कब बनता है, जब कैसा कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल। तो ये बात है। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहे थे कौन सी लाइन सीरीज को दिखा रही है और कौन सी लाइन पैरेलल को दिखा रही है। तो लाइन ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये किसको दिखा रही है, सीरीज को दिखा रही है बच्चों। और लाइन बी का रेजिस्टेंस कम है तो ये किसको दिखा रही है, बोलो, पैरेलल। ये पैरेलल को दिखा रही है। ये सवाल था। अब आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया फिर से देख भाई इस सवाल को, रिपीट कर, वीडियो को समझ में आएगा। बहुत अच्छे से मैंने इस बात तुझे बता दी है। चल भाई आगे लेके चलूँगा आप क्वेश्चन पे मैं। अब हमारा इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आ रहा है 2024 में। सवाल क्या है एक बार बता देता हूँ, एक बार बच्चों समझ लो। देखो एक बात बताओ, वोल्ट मीटर यहाँ लगा रखा है, वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज, तो किसकी वोल्टेज नाप के दे रहा होगा ये, सिर्फ 4 ओम की, क्योंकि ये कहाँ लगा रखा है, इनके बीच में लगा रखा है ना बच्चों? समझ में आ रही है बात? चलो क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द 3 रजिस्टर। सिंपल सी बात, तीनों रेजिस्टेंस ने कितना रेजिस्टेंस बताया। तो कैसे लगे हुए हैं बच्चों, ये लाइन से लग रहे हैं क्या? देखो लाइन से लग रहे हैं तो क्या हो रहा होगा, सीरीज या पैरेलल? जल्दी से बता दो। सीरीज हो रहा होगा। तो सीरीज क्या होता है, 2 + 4 + 6। अरे आया कि नहीं आया? तो ये इतनी सी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। तो 12 ओम का यहाँ टोटल रेजिस्टेंस हो गया। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब के बार क्या है, रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर क्या नाप के देखता है, करंट नाप के देता है। वोल्ट मीटर क्या नाप के देता है बच्चों, वोल्ट मीटर वोल्टेज नाप के देता है या पोटेंशियल डिफरेंस नाप के देखता है। अब फिलहाल हमें क्या निकालना है, रीडिंग ऑफ द एमीटर बच्चों। एमीटर की रीडिंग कैसे निकलेगी, आपको ओम्स लॉ पता है, V = IR। ठीक है बच्चों। टोटल वोल्टेज कितनी है अपने पास, 6 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज लिखो, कितनी लिखोगे, 6 लिखोगे, है कि नहीं भाई? I कितना लिखोगे, I करंट आपको पता नहीं है। और रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना रेजिस्टेंस आया, बोल दो भाई कितना आया, बताओ बताओ कितना आया,
ये 12 आया, तो आपने यहाँ पर इनटू में 12 लिख दिया, तो ये इधर चला जाएगा, तो करंट आ जाएगा 6/12 यानी कि 1/2 एम्पियर। अब आप बोलोगे कि ये करंट किसका आया, मैंने कहा बच्चों आपने टोटल वोल्टेज ली है, टोटल रेजिस्टेंस लिया है, तो टोटल ही क्या आया होगा, करंट आया होगा। ये पूरे सर्किट का करंट हो गया होगा, जो कि एमीटर आपको मेजर करके दे रहा होगा। ये रहा एमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? चलो भाई, अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, ये समझना है। अब देखो वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है, देखो वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर, तो ये सिर्फ किसकी वोल्टेज नाप के दे रहा होगा, 4 ओम वाले की। एमीटर सबके लिए होता है, एमीटर सीरीज में होता है, तो एमीटर का जो करंट होता है वो सारे का करंट माना जाता है। वोल्ट मीटर को चेक करो कहाँ लगा हुआ है, ये सारे का नहीं मानता, ये वोल्टेज किसकी नाप के देता है, ओनली जहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अगर ये वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ होता बच्चों, तो मैं इसकी वोल्टेज निकाल रहा होता। अगर ये वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ होता, तो मैं इसकी वोल्टेज निकाल रहा था। वोल्टेज या बोल लो, या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, या पोटेंशियल ड्रॉप बोल लो, एक ही बात है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक बात बताओ बच्चों, करंट को लेके एक बात समझ लो, करंट को लेके। अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है सर, इसमें चला गया V1, इसमें चली गई वोल्टेज V2, इसमें चली गई V3। अभी क्वेश्चन में हमें कहाँ की वोल्टेज निकालनी है, V1, V2 या V3? वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, तो किसकी वोल्टेज निकालनी है, V2 निकालनी है। तो V2 इक्वल्स टू I इंटू R। अब R कितना लेना है, R तो यहाँ कितना दे रखा है, बोलो 4 दे रखा है। अब बात आती है कि I कितना लें बच्चों। अब आप एक बात बताओ, जो ओवरऑल करंट आपने निकाला है, तीनों का निकाला है, तो मैंने कहा सीरीज में तो भैया करंट कैसा चलता है, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, पिछली वीडियो जरूर देख लो। सीरीज में करंट कैसा चलता है, सेम चलता है। तो जो ओवरऑल करंट है वही पहले में रहेगा, वही दूसरे में रहेगा, और वही तीसरे में रहेगा। इसलिए जो करंट की वैल्यू मुझे लेनी चाहिए बच्चों, वो वही ले लेनी चाहिए, कौन सी, 1/2 इंटू 4। ये जो पूरी वैल्यू आई है, यही पहले में जाएगी, यही दूसरे में जाएगी, यही तीसरे में जाएगी, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है। क्या बट जाता है फिर, वोल्टेज तीनों में बट जाती है। सीरीज की पहचान याद कर लो, आगे भी काम आएगी। समझ में आ गई बात? तो ये अपना कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया बच्चों। अब यही सवाल अगर मैं यहाँ पे, अभी इसमें नहीं कह रखा पर मैं कह रहा हूँ, यहाँ लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर, अब क्या करोगे, फिर से वही बात। अगर आप इसके लिए निकालना चाहें, इसमें नहीं पूछा मैं पर बता रहा हूँ, तो जैसे इसमें निकालना है तो आप क्या करोगे बच्चों, V बराबर IR। अब आप बोलोगे I क्या लें सर, मैंने कहा भाई वही बात, तीनों में करंट सेम रहेगा, कितना लोगे, 1/2 ले लोगे। R कितना ले लोगे, 6, तो इसमें कितनी आ जाएगी, 3 वोल्ट आ जाएगी। सिमिलरली अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें भी आप निकाल सकते हैं। आई होप बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चंस पे लेकर चलता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो भैया, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, पेन कॉपी साथ मेरा, खुद से सोल्व कर, तभी मज़ा आएगा। अब सवाल अगला क्या है अपने पास, अपना सवाल ये है, आपको करंट बताना है इसमें, इस सर्किट में आपको करंट बताना है। भाई एक बात बताओ, इसको देखो, इसको 2 और 2 कैसे लग रहे हैं, पैरेलल में। आप कहोगे सर कैसे पहचान होती है, मैंने कहा भाई देखो, अगर एक लाइन में ऐसे ऐसे जुड़ रहे हैं रेजिस्टेंस लाइन से, जैसे रस्सी, ऐसा नहीं लग रहा जैसे रस्सी बांध दी हो, ऐसा नहीं लग रहा जैसे रस्सियाँ चल रही हो ऐसे करके, तो ये जो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब आप कहोगे सर पैरेलल की क्या पहचान है, मैंने कहा भाई इसकी भी पहचान है। एक बात बताओ, अगर मैंने कहा इसका उल्टा हाथ, इसका उल्टा हाथ एक साथ, इसका सीधा हाथ, इसका सीधा हाथ एक साथ ऐसे आ जाएं, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ इन दोनों का उल्टा हाथ, इन दोनों का सीधा हाथ ऐसे जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 1/r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 है ना, 2 के हैं ना दोनों, ये 2 का है, ये भी 2 का है, तो भैया 1/r इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा, बोलो बच्चों, 1/r इक्वल्स टू 1 आ रहा होगा, आधा और आधा, तो r बराबर कितना आ रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 1 ओम आ रहा होगा।
अब ये डायग्राम मैं दोबारा से बनाता हूँ। देखो ये कितने का था, 1 का, ये कितना आ गया, 1 आ गया, ये कितना था, 6 का था, नीचे बैटरी कितने की थी, 4 वोल्ट की थी बच्चों। ऐसे ही तो था, अरे ऐसे ही तो था बच्चों। बताओ समझ में आ रही है बात नहीं भाई? इसको वीडियो को शेयर कराया करो, सब्सक्राइब ज़रूर कराया करो, ताकि आपके साथ साथ और बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। बच्चों मैं इसमें ऐसा कर रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन को जितना आसान तरीके से बता सकता हूँ, इसको समझो आप बात को, है ना। मैं यहाँ पर फालतू की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं यहाँ पर वो बात बता रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कहानियाँ नहीं सुनानी है, काम पर फोकस करना है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर करंट निकालने को कह रहे हैं बच्चों। तो फिर से क्या लगाएं, ओम्स लॉ अंकल जी हमारे पास हैं, V इक्वल्स टू आई आर। बहुत अच्छे अंकल जी हैं, इनकी बात को सुन लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। V इक्वल्स टू आई आर, तो V कितना हो गया, टोटल सीरीज कितनी हो गई बच्चों, 1 + 1 2 और 6 8। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 8 हो गया। आई हमें पता नहीं, वोल्टेज हमें 4 दे रखी है, तो करंट कितना आ जाएगा, 4/8 यानी कि 1/2 एम्पियर। ये आपका आंसर आ रहा होगा। समझ में आ गया, अरे आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे लेके चलूँगा बच्चों, है ना। ये अपना सवाल है, ये भी बढ़िया सवाल है बहुत, 2024 का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखो। अब देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आपको क्या करना है, हाउ वुड यू, देखो दोबारा से देखते हैं, हाउ वुड यू कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट करना है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। तो 3 रेजिस्टेंस हैं 6 के, आपको कंबाइन करके रेजिस्टेंस बनाना है, कितना, 9 बनाना है और जस्टिफाई करना है। अब आप एक बात बताओ क्या क्या कर सकते हो। 6 मैंने कहा ये है, देखो देखो ये है कि 6 का, 6 का और 6 का, 6 6 6। अब 6 6 6 के कितने हो गए हैं, अगर हम सीरीज देखें तो भाई आंसर क्या आना चाहिए, 18। पर हमारे से तो कितना आंसर की डिमांड है, कितने की डिमांड है बोलो, कितने की डिमांड है, कितना लाना है, 9 ओम लाना है। कितना लाना है, 9। तो क्या करें, ऐसे तो आया नहीं, सीरीज में तो आ नहीं रहा। चलो भाई पैरेलल का सहारा लेके देखते हैं। कह रहे हैं हमें तो ये ला के दिखाना है, तीनों को कैसे लगाओगे, अरेंज करना सीखना है। तो मैंने कहा एक काम करो बच्चे, आप जो है फिर से इसी चीज़ पे आओ, 6 का, 6 का, 6 का, और ये ऐसे, ये 6, ये 6, ये 6। अब अगर मैं इनको पैरेलल के हिसाब से सोल्व करूं बच्चों, तो 1/6 1/6 और 1/6, तो जब आप इन्हें ऐड कर लोगे तो 3/6। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 2। अरे भैया ये भी तो गलत है, हमें तो लाना कितना है, 9। तो ये तो बड़ा लोचा हो गया, ना तो ऐसे आंसर आ रहा ना ऐसे आंसर आ रहा। तो आपको क्या करना है, अब आपको कुछ और तिगड़मबाजी इसमें करनी होगी। आओ बताता हूँ क्या कर सकते हैं। आप एक बात समझो बच्चों, क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको तो थोड़ा साइड में फेंक दूँ। अब देखते हैं, देखो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 6 6, ठीक है, कैसे हो गए, पैरेलल या सीरीज, पैरेलल, हमारे पास तो 3 है ऐसे ऐसे, क्या मैं इसे ऐसे लगा सकता हूँ, चलो ऐसे चेक कर सकते हैं। और क्या तरीका कर सकता हूँ, पहले तो इससे चेक करते हैं एक बार। चलो तो ये कैसे आ रहे हैं दोनों बच्चों, ये वाला कितने का है बोलो, ये अपने पास कितने का है, 6 का, ये कितने का, 6 का, 1/r 1/6 1/6, तो ये हो जाएगा 2/6, तो 1/3, तो r इक्वल्स टू 3। और बच्चों इसके साथ ये कितने का लगा हुआ है यहाँ पे, 6 का, तो ये तो आया 3 का, इसके साथ यहाँ कितने का है, 6 का। अगर ये दोनों अब कैसे कहलाए जाएंगे, सीरीज, तो जो ये r डैश बोल दूं तो 3 + 6 हो जाएगा, सीरीज है, कितना आ गया, 9 ओम आ गया। तो आया समझ में, ये आपका इस तरीके से अरेंज करना चाहिए। तो आप बोलोगे हमें कैसे पता लगेगा सर, भाई करके देखने से पता लगेगा, है ना, तो ढूंढने से पता लगेगा। और आपको पता है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो ये तो सवाल है, तो इससे आगे अब हमें
चलना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा, इस तरीके से आ रहा होगा। चलो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, ये पावर का क्वेश्चन है। मेरे से इस बात की गारंटी ले लो, पर मैं गारंटी नहीं देता भाई तुम कल को मुझे स्कूल के बाहर पकड़ लोगे कि भाई ये क्या था, क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर बोलूँगा। ये 90% केस में आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। ये बात थोड़ी सी ध्यान से समझ लो। आओ देखो, सवाल पे लेके चलने से पहले इस सवाल की फाउंडेशन रख लेते हैं कि सवाल किस पर बेस्ड है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, याद कर लो, पावर इनटू टाइम है। याद रहेगी बात, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पावर इनटू टाइम है। अब आप बोलोगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये हमारे घर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से बोल दो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि भाई घर में बिजली नापते हो कि नहीं नापते हो, तो मीटर पे कभी देखना, चेक करना जी, जब आपको टाइम लगे चेक करना कि आपने जो मीटर होता है उस पर लिखा हुआ मिलेगा KWH, किलो वाट आवर, या आर, जो भी बोलते हैं भाई, गरीब आदमी है तो अपनी जो इंग्लिश है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बात समझ में आ रही होगी। किलो वाट आवर या किलोवाट आर, है ना, जो भी जिस हिसाब से समझना चाह रहा है देख लेना। तो किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये एनर्जी की यूनिट है बच्चों, काहे की यूनिट है। देखो एक बात क्लियर कर देता हूँ, देखो गलती नहीं करनी, पावर की यूनिट वाट है, किलोवाट है। जैसे 1 किलोग्राम में एक 1000 ग्राम होते हैं ना, ऐसे ही 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। एनर्जी की यूनिट नहीं है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर। अंतर समझो, समझ में आ गया कि नहीं। चलो ठीक है, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, पावर इनटू टाइम। शर्त ये है कि ये फॉर्मूले में जब भी आप पावर का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, पावर किस में लेनी है, किलोवाट में, और टाइम किस में लेना है, आवर्स में। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। अब अपने सवाल पे लेके चलता हूँ, आओ देखो। सवाल ये है बच्चों कि कैलकुलेट करो टोटल कॉस्ट। भैया पैसा 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 पैसा, यही तो आधार है आज का। ये पूछ रहे हैं, पैसा पूछ रहे हैं, काहे का पूछ रहे हैं, पैसा। रनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, आपको कुछ घर में सामान है उनको चलाना है। कि कहाँ चलाना है, सितंबर के महीने में चलाना है बच्चों। इफ़ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज़ 6 रुपीज़। अब सवाल ये कि ये 1 यूनिट क्या है बच्चों, एक बात याद कर लो, एनर्जी को किस में नापते हैं, किलोवाट आवर में, और 1 किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। आपने सुना होगा ना घर में कहते हुए कि भाई अब की बार तो फला फला यूनिट आई, इतनी सारी यूनिट आई। तो यूनिट का मतलब एनर्जी कितनी खर्च हुई है, किलोवाट आवर में नापते हैं। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी है, जिसका पैसा दे रखा है कितना, 6 रुपये। 6 रुपये दे रखा है बच्चों, 6 रुपीज़ दे रखा है। तो अब आपका सवाल कैसे होगा, अब ये सवाल को करने के लिए बच्चों एक बात और याद कर लो, फिर से याद कर लो। क्या भाई, अपने पास जो सवाल है वो इलेक्ट्रिक हीटर चलाना है, पैसे लगाने हैं किसको चलाने में, इलेक्ट्रिक हीटर को। कितनी वाट का है, 1000 वाट का है। कितने घंटे चलता है, 5 घंटे चलता है। और ये भी तो समझो कि सितंबर के पूरे महीने चलता है। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि ये एनर्जी कितनी ले रहा है, ये हीटर एनर्जी कितनी ले रहा है, और एक यूनिट के पैसे कितने हैं, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर के पैसे कितने हैं, 6 रुपये हैं। समझ पा रहे हो। तो पहले मैं चेक करता हूँ ये हीटर पैसा तो बाद में देखेंगे, एनर्जी कितनी ले रहा है। पावर इनटू टाइम फॉर्मूला है। पावर कितनी है अपने पास, पावर अपने पास 1000 वाट है। तो 1000 वाट का मतलब बच्चों आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। आप बोलोगे क्यों जी, मैंने कहा किलोवाट में नहीं करना है क्या। अरे मेरे प्यारे बच्चों, किलोवाट में भी तो करना है ना। बताया ना यहाँ पे कि किस में लेनी है पावर, किलोवाट में। अच्छा, अब छोटी यूनिट को, वाट तो छोटी यूनिट है, किलोवाट बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 1000 से।
और अगर आप बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करते हैं, मान लो किलोवाट को वाट में कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अच्छा, अब बात किसकी आएगी? टाइम की। टाइम को लेके भी बात कही थी, क्योंकि टाइम बड़ा बलवान है ना, तो टाइम भी तो बात करेंगे टाइम की। कितना टाइम ले रहा है? 5 घंटे। 5 घंटे बच्चों, 5 घंटे तो घंटा तो पहले से ही घंटे में, अरे घंटा तो पहले से ही घंटे में है ना, अरे तो इसलिए ये 5 ही लिया। अगर ये मिनट्स में होता तो हमें फिर इसको आवर्स में चेंज करना पड़ता। ठीक है ना बच्चों, अभी तो हमारे लिए आसान बात है। अच्छा, ये टाइम तो बस एक दिन का हुआ ना, कितने दिन चला है? कितने दिन चला है बच्चों? सितंबर का पूरा महीना चला है, तो कितने दिन तक चलेगा? ऐसे ही 30 डेज तक चलेगा ना, तो 30 से मल्टीप्लाई भी तो होगी, तो टोटल टाइम तो ये बैठेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा होगा। 1000 से 1000 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 150। 150 ये आवर्स में था, तो क्या बन गया? 150 kWh, किलोवाट आवर्स। ये आपका क्या बन गया होगा? अरे आंसर बन गया होगा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। 150 kWh आ गया है। अब क्या करना है? अब ये करना है बच्चों कि कितने रुपया लग रहे थे 1 यूनिट में। 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर में कितना रुपया लग रहा था? 6 रुपया लग रहा था। इतनों में कितना लगेगा? क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कोस्ट कितनी आ गई? कोस्ट ऑफ हीटर एनर्जी, जो एनर्जी हीटर ले रहा है वो कितनी हो रही होगी? 150 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बैठेगा? 15 6 90 और एक 0, 900 रुपीज़। बच्चों, इतना तकड़ा बिल कैसे दिया जाएगा? चलो, जो देगा उसको देखेंगे बाद में, पर 900 रुपये उसको भाई लगाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे सरकार को, है ना। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसे ही रेफ्रिजरेटर के लिए भी पूछ लिया इन्होंने, वो 10 घंटे चला है। आओ, इसमें भी क्या दिक्कत है? 10 घंटे रेफ्रिजरेटर चला है ना। इसको दूसरी तरफ पटक देता हूँ, अब देखते हैं। तो एनर्जी निकाल लो फिर से, पावर इनटू टाइम। कितने का है रेफ्रिजरेटर? आओ देखते हैं। रेफ्रिजरेटर कितने का था बच्चों? ये रहा 400 वाट का, 10 घंटे चलाया था। बहुत बढ़िया। तो कितना हो गया है एनर्जी का फॉर्मूला? पावर 400 वाट, क्या बोला? किलोवाट में चेंज करना होता है, इसलिए 1000 से डिवाइड। कितने घंटे चला था? 10 घंटे चला था, है ना। 10 ही तो चला था ना, चेक कर लेते हैं। हाँ, 10 घंटे चला था। और कितने दिन चला था? पूरा सितंबर चला था, 30 दिन चला था। तो ये सारा टाइम हो गया। और 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गई, तो कितना आ गया? 120 आ गया, 120 kWh। और भैया 1 यूनिट के पैसे कितने हैं? 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर, इसके पैसे कितने हैं? 6 रुपये लग रहे हैं। तो 120 यूनिट के कितने पैसे लग रहे होंगे? 6 इंटू 120 हो गया होगा, यानी कि 720 रुपया। यहाँ पर आपको 720 रोकड़ा आपको देना ही देना पड़ेगा। चलो, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ बच्चों। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन बताऊँगा और फिर अपना ये आज का टॉपिक मैं ख़त्म करूँगा। ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर करा दिए हैं, पर और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन भाई इनको तो छोड़ना ही नहीं है, इनको तो सबसे पहले करना है। और आगे इसी तरीके से वीडियोज़ आती रहेंगी भाई। चैनल को सब्सक्राइब करा दे और इसको आगे बढ़ा दे। ये काम मैंने तुझे सौंप दिया है, इसको तुझे ही आगे लेके चलना है, क्योंकि तेरा चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। चलो भाई, क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ नेक्स्ट पे। आओ देखो, ये क्वेश्चन अपना क्या है। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 1100 वाट, पावर दे दी है। और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी कितना दिया है? 220 वोल्ट। पावर लिखो कितनी दी है? 1100 वाट। वोल्टेज कितनी दी है? 220 वोल्ट। फाइंड द करंट पूछ लिया है भाई। आपके पास ना पावर के कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों, इनको याद कर लो मेरे साथ। P इक्वल्स टू वी आई, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप बोलोगे कि भाई मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? सवाल जो कहे उसके हिसाब से ही खुद को ढाल लो, नदी का पानी बन जाओ और बह जाओ। ठीक है, आगे देखा जाएगा। चलो, तो P इक्वल्स टू
VI अपना फॉर्मूला है, P कितना है 1100 है, V 220 है, करंट आपको पता नहीं है, ये नीचे चला जाएगा तो करंट यहाँ से 1100 अपॉन में 220, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 एम्पियर आ जाएगा। तो आपसे करंट ही तो पूछ रहे थे बच्चों, आपने निकाल दिया। ठीक है, इतना सा सिंपल है, आया समझ में। फिर आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ रेटिंग 5 एम्पियर। तो भाई देखो, फ्यूज का काम क्या होता है, ये आपके घरों में बीच में ऐसे लगा हुआ होता है, इसके अंदर एक तार होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, करंट ज़्यादा होता है तो ये पिघल जाता है। अंदर के जो बड़े बड़े आपके आलीशान बंगलों में ना वो लगे हुए हैं ना, AC लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं और बड़े बड़े जो सामान आपके घरों में रखे हुए हैं, उनको ये फ्यूज 10-20 रुपए का ये फ्यूज सबको बचा रहा होता है ये फ्यूज। लेकिन इसकी रेटिंग होती है, जैसे 5 एम्पियर की रेटिंग है, इसका मतलब 5 एम्पियर तक इस पे सही तरीके से करंट चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही करंट इसमें 6 एम्पियर का होगा, 7 एम्पियर का करंट यहाँ से बाहर से आएगा तो ये पिघल कर टूट जाएगा। तो 5 एम्पियर रेटिंग का मतलब 5 एम्पियर तक ये सही करंट चलाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 6 पर ये खत्म पिघल जाएगा, सर्किट आगे ब्रेक हो जाएगा, करंट आगे नहीं जाएगा। फिलहाल आपका जो करंट आया है 5 एम्पियर है और फ्यूज की रेटिंग भी 5 एम्पियर है, तो अभी खतरा ज़्यादा नहीं है, इसमें फ्यूज में ये करंट आराम से चलता रहेगा, अंदर की चीज़ें भी चलती रहेंगी। लेकिन अगर ये 6 हो जाता, रेटिंग 6 हो जाती, आपका करंट 5 एम्पियर का था, समझो बात को, अगर ये 6 एम्पियर होता तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर का करंट अगर बढ़ जाता, मान लो ये इसकी रेटिंग 5 एम्पियर है, ऐसे समझो, देखो ये 5 एम्पियर की रेटिंग है, बाहर का जो मेरा करंट आया है वो कितना आया, 5 आया था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर ये 7 आ जाता और इसकी रेटिंग 5 एम्पियर की थी फ्यूज़ की, तो क्या होता, 5 एम्पियर से ऊपर करंट आती, ये पिघल जाता, टूट जाता और आगे की चीज़ें बच जाती खराब होने से, क्योंकि ये 5 एम्पियर से ऊपर करंट अंदर अलाउ नहीं करता। आई होप समझ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भाई ये न्यूमेरिकल्स हैं, अच्छे से कर ले, वीडियो को शेयर करा दे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को बढ़ाता रहे। मिलता हूँ तेरे से नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।